नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। आप सबका ग्लोबल स्टडी इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिन के बाद आज कोई वीडियो अपलोड होने जा रही है ग्लोबल स्टडी इंस्टीट्यूट पे, और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही करंट टॉपिक पर। एक्चुअली ये पॉलिटी का विषय बट करंट अफेयर से रिलेट करता हुआ टॉपिक है, जिसके बारे में आज की क्लास में मैं बात करने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान से देखेंगे इसको। टॉपिक आज का है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत में नए सीएजी की नियुक्ति हुई है। नए सीएजी की मतलब नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हुई है। उनकी नियुक्ति चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्या नियुक्ति का इनका प्रोविजन होता है? नियुक्ति के संबंध में क्या दिशा निर्देश होता है? कौन नियुक्ति करता है? क्या सीएजी की योग्यता होती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की क्या क्वालिटी, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? उन्हीं सब चीजों के बारे में आज की क्लास में बात करेंगे। तो आपको अब चलते हैं, क्लास पे लेके चलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यह मैंने लिखा सीएजी। सीएजी इसी टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। अगर कभी पेपर में पूछे सीएजी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीएजी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप बताएंगे सीएजी का फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हिंदी में इसी को बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये आप याद करेंगे। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में जो सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे पहला क्वेश्चन परीक्षाओं में आता है, वो क्वेश्चन ये है कि क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी यानी कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल का पद संवैधानिक पद है? तो आप इसका आंसर बताएंगे यस। सीएजी का पद एक संवैधानिक पद है, जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सीएजी के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक है। ये याद करेंगे आप। सीएजी के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 148 से 151 तक है। ठीक है, इन्हीं चार अनुच्छेदों में 148, 49, 50 और 51, इन्हीं चार अनुच्छेदों में सीएजी के पद की योग्यता, इनके कार्य, इन सब चीजों का उल्लेख किया गया है, जिसके बारे में इस पूरी क्लास में आज हम बात करेंगे। तो नए सीएजी भारत के बने हैं, और बने कौन है पहले इनका नाम मैं आपको बता दे रहा हूं। जो नए सीएजी भारत के बने हैं, इनका नाम है के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति इनका नाम है। और अगर पूछे इन्होंने किसका स्थान लिया है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो आप बताएंगे इन्होंने स्थान लिया है गिरीश चंद्र मुर्मू का। किसका स्थान लिया है? गिरीश चंद्र मुर्मू का इन्होंने स्थान लिया है। गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर भारत के नए सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं संजय मूर्ति। ठीक है, अगर कभी पेपर में पूछे भारत के पहले सीएजी कौन थे, फर्स्ट सीएजी ऑफ इंडिया कौन थे, तो आप बताएंगे के नरहरि राव। के नरहरि राव ये भारत के पहले सीएजी थे। ये भी आप याद करके रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक सी बात करी है। संजय मूर्ति नए सीएजी बने हैं, और जब से इनकी नियुक्ति हुई है तब से भारत में बवाल चल रहा है इनकी नियुक्ति के संबंध में, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार ने सारे प्रोटोकॉल का पालन किया है कि नहीं किया है। उन सब चीजों के बारे में ज्यादा डिस्कस ना करेंगे, हम डायरेक्ट पॉइंट पे बात करेंगे। सीएजी का पद होता क्या है, क्या इसके कार्य होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो अब अगर पूछे पेपर में भारत के अभी नए सीएजी कौन है, तो संजय मूर्ति है। किसके स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई, तो गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर नियुक्ति हुई है। और भारत के पहले सीएजी कौन थे, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? के नरहरि राव थे। इतना आप याद करेंगे पहले। ठीक है, तो अब जरा इस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब आप सबको पता होगा सीएजी जो होता है ये भारत सरकार का सबसे बड़ा लेखाधिकारी होता है। सबसे पहले पॉइंट याद करेंगे, भारतीय संघ का यानी भारत सरकार का, भारतीय संघ का सबसे बड़ा, भारतीय संघ का सबसे बड़ा लेखा अधिकारी कौन होता है? अगर ऐसा कभी प्रश्न पेपर में पूछे तो आप क्या बताएंगे? तो भारतीय संघ का सबसे बड़ा लेखा अधिकारी ऑडिटिंग ऑफिसर कौन होता है? तो सीएजी ही होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। ये आप याद करके रखेंगे। तो भारतीय संघ का सबसे बड़ा लेखा अधिकारी सीएजी होता है, इसको याद करेंगे। और क्या याद करेंगे आप सीएजी के संबंध में?
अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सीएजी का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप याद करेंगे, सबसे पहला आर्टिकल इसमें कौन सा मिलेगा? अनुच्छेद आर्टिकल 148, अनुच्छेद 148। सबसे पहला आर्टिकल जो सीएजी के बारे में है वो है अनुच्छेद 148। अगर पेपर में प्रश्न पूछे कि सीएजी के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो बताएंगे अनुच्छेद 148 में। सबसे पहला प्रश्न याद करेंगे, सीएजी के पद का उल्लेख, पहला पॉइंट याद करेंगे। अगर पेपर में पूछे कि जो सीएजी का पद होता है, जो नियंत्रक या लेखा परीक्षक का पद होता है, उसके पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 148 में। एक आर्टिकल हो गया। आर्टिकल 148 किस चीज की व्याख्या करता है? अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख करता है। अगर कभी पेपर में पूछे तो आप बताएंगे इसको। ठीक है, तो अनुच्छेद 148 में सीएजी के पद का उल्लेख है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब और इसको थोड़ा सा और अच्छे से ढंग से इसको एक्सप्लेन करने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे इसमें? अगर कभी पेपर में पूछे कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, पहला पॉइंट देखो, चाहे नियुक्ति पूछे, चाहे कार्यकाल पूछे, चाहे सीएजी के पद का पूछे, सब चीज आप आर्टिकल 148 ही बताएंगे, अनुच्छेद 148 बनाएंगे। अगर पेपर में पूछे सीएजी की नियुक्ति कौन करता है तो क्या बताएंगे? तो सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सबसे पहली चीज तो आप याद करके रखेंगे, सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये पॉइंट याद करेंगे। लेकिन क्या राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति अपने मन से कर देता है? क्या इसको किसी से परामर्श लेने की जरूरत होती है? अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो आप बताएंगे यस, सीएजी को किसी की परामर्श लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन किसकी परामर्श लेता है सीएजी? तो राष्ट्रपति जब नियुक्ति करता है सीएजी की, तो राष्ट्रपति को परामर्श लेना पड़ता है किससे? मंत्री परिषद से। मंत्री परिषद के आधार पर, मंत्री परिषद की सिफारिश के आधार पर सीएजी की नियुक्ति कौन करता है भैया भारत में? राष्ट्रपति करता है। तो अब यहीं से जो बवाल है, जो नए संजय मूर्ति बने हैं भारत के सीएजी, उनका नाम चर्चा में क्यों आया, अब यहीं से आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति के संबंध में आप बताएंगे सीधा सीधा राष्ट्रपति कर देता है नियुक्ति। लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से, अपने विवेक के आधार पर सीएजी की नियुक्ति नहीं करता। राष्ट्रपति को किसी से क्या लेना होता है? परामर्श लेना होता है। किससे परामर्श लेना होता है? तो राष्ट्रपति को मंत्री परिषद से परामर्श लेना होता है। इसका मतलब आप याद करेंगे, मंत्री परिषद की सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति करता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। इसको याद करेंगे। और क्या याद करेंगे इसके संबंध में? अब आप बताएंगे, अब आप जरा सा यहाँ पे समझ लें, सीएजी का कार्य क्या होता है। कार्य तो आप याद करेंगे, सीएजी का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑडिटिंग करना। मतलब भारतीय संघ के समस्त पदाधिकारियों के खातों की क्या करना भैया? लेखा परीक्षण करना, लेखा परीक्षण करना। ऑडिटिंग की हिंदी होती है लेखा परीक्षण। क्या हिंदी होती है इसकी? ऑडिटिंग की इंग्लिश होती, हिंदी होती है लेखा परीक्षण करना। लेखा परीक्षण यानी खातों की जांच करने का कार्य कौन करता है? कौन करता है? सीएजी करता है, भारतीय संघ के पदाधिकारियों की, जिसमें प्रधानमंत्री के खातों की जांच भी कर लेगा। ये मंत्री परिषद के सभी सदस्यों की या मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के खातों की जांच कौन करता है? ये करता है भैया सीएजी करता है। ये इसका प्रमुख कार्य है। तो यहां से प्रश्न क्या बनता है, यहां से बवाल क्या बनता है? अब आपने यहाँ पे क्या लिखा है? मंत्री परिषद के सिफारिश के आधार पर ही भारत का राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति करता है। तो क्या आप यहाँ पर प्राकृतिक न्याय का उल्लेख नहीं हो रहा है? प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन नहीं हो रहा है? नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन नहीं हो रहा है? इन्हीं मंत्री परिषद के सदस्यों की वो जांच करेगा और इन्हीं मंत्री परिषद की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति करेगा। तो क्या जरूरी है कि वो जो सीएजी जो मंत्री परिषद की सिफारिश के आधार पर ही आया है, क्या वो मंत्री परिषद के सदस्यों के खातों की सही ढंग से जांच करेगा, जबकि इनके द्वारा ही उनकी नियुक्ति हुई है? तो ये नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय का क्या हो रहा है? यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए, कैसे भारत में सीएजी की नियुक्ति होनी चाहिए? तो मेरा जो विचार है, या बहुत सारे भारत के विद्वानों का यह विचार है, और यह अभी अपोजिशन की पार्टी भी ये मांग कर रही है कि सीएजी की नियुक्ति हमेशा सीएजी की नियुक्ति के संबंध में एक कोलेजियम बनाया जाए। कोलेजियम बनाया जाए, कोलेजियम मतलब एक समिति बनाई जाए
और इस समिति में प्रधानमंत्री को शामिल कर लो, लोकसभा अध्यक्ष को शामिल कर लो, विपक्ष के नेता को शामिल कर लो, या जितने लोग हैं जितने मन का उतने लोगों को शामिल कर लो। तो कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर ही, और इसमें विपक्ष के लोगों को भी शामिल किया जाए, ताकि जो प्राकृतिक न्याय है, नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन ना हो। नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन इसीलिए यहाँ पर होता है क्योंकि मंत्रिपरिषद भी इनकी नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश देता है, और उसी मंत्रिपरिषद के खातों की जांच करेगा वो बाद में सीएजी। तो क्या जरूरी है सीएजी इनके खातों की जांच सही ढंग से करेगा? इनके पक्ष में भी कार्य कर सकता है। इसलिए यहाँ क्या बोला जाता है कि सीएजी का पद क्या करता है? प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करता है, जो नेचुरल जस्टिस होता है उसे क्या करता है? उल्लंघन करता है। इसीलिए जब अभी जल्दी में संजय मूर्ति की नियुक्ति हुई सीएजी के पद पे, तो अपोजिशन की पार्टियों ने ये डिमांड करी है केंद्र सरकार से कि अब जब कभी भी सीएजी की नियुक्ति हो आने वाले दिनों में, तो एक समिति बनाया जाए, उस समिति में अपोजिशन के लोगों को भी शामिल किया जाए, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, और लोकसभा में विपक्ष का नेता हो, और लोकसभा का अध्यक्ष हो, साथ में ये सब लोग शामिल हो, और उनकी सिफारिश के आधार पर ही सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करे, ना कि वो खाली मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर करे। क्योंकि अगर खाली मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर करेगा तो ये नेचुरल जस्टिस का क्या होगा? उल्लंघन होगा। उनके कार्य हो सकता है इस मंत्रिपरिषद के सदस्यों का खातों की सही ढंग से वो जांच ना कर पाए, क्योंकि उनसे द्वारा ही वो नियुक्त हुआ है। तो ये मेरा पॉइंट था। इसीलिए संजय मूर्ति जो भारत के नए सीएजी बने हैं, उनकी नियुक्ति के बाद इसीलिए अपोजिशन के लोगों ने ये डिमांड करी है कि एक कॉलेजियम व्यवस्था लाई जाए आने वाले दिनों में, तब सीएजी की नियुक्ति हो। वही कॉलेजियम के लोग जिसके नाम की सिफारिश कर दे कि हाँ यही व्यक्ति भारत में सीएजी बनेगा, उसी को राष्ट्रपति सीएजी के रूप में क्या कर दे? नियुक्त कर दे। तो आप इतना भी याद करके रखेंगे। चलिए, तो नियुक्ति के संबंध में मैंने कुछ बात कर ली, ठीक है। और आगे क्या बात करते हैं? अगर कभी पेपर में पूछे नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ये आपको याद हो गया। अगर पूछे सीएजी की योग्यता क्या होती है, कौन व्यक्ति सीएजी के पद पर नियुक्त हो सकता है, कौन व्यक्ति के नाम की सिफारिश करता है भारत का जो मंत्रिपरिषद होता है, तो अमूमन क्या होता है? अमूमन ये होता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी, मतलब कोई आईएएस अधिकारी अगर होता है तो सीनियर मोस्ट होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई सदस्य के नाम की सिफारिश ही कर देते हैं मंत्रिपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति से कि हाँ इसी को नियुक्त करा जाए। तो किसी विशेष योग्यता का उल्लेख नहीं है, सीएजी के पद की किसी विशेष योग्यता का उल्लेख नहीं है। मतलब इनकी योग्यता के संबंध में भारत की संसद, भारतीय पार्लियामेंट क्या है? मौन है। कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं बताएगा कि यही व्यक्ति सीएजी होगा। अमूमन क्या करती है सरकारें कि जो सीनियर आईएएस अधिकारी होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो अधिकारी होता है, उसी के नाम की सिफारिश मंत्रिपरिषद के लोग कर देते हैं और उन्हीं की नियुक्ति कर देता है राष्ट्रपति भारतीय सीएजी के रूप में। तो योग्यता के संबंध में संसद क्या है? यहाँ पर मौन है। कोई विशेष क्वालिफिकेशन, कोई विशेष योग्यता इनकी नहीं बताई गई है। इसको भी आप याद करके रखेंगे। अगला प्रश्न क्या बनेगा? सीएजी को शपथ कौन दिलाता है? यहां से इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा। तो सीएजी को शपथ दिलाने का काम भी राष्ट्रपति करता है। सीएजी को शपथ दिलाने का काम भी राष्ट्रपति करता है। और अगर पूछे कि सीएजी की शपथ का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है, तो आप क्या बताएंगे? संविधान की अनुसूची 3 में, आपको पता होगा ना, मैंने इस क्लास में बात करी थी, लास्ट क्लास में। संविधान की अनुसूची 3 में सीएजी की शपथ का उल्लेख है, और सीएजी को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और सीएजी किस चीज की शपथ लेता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद करेंगे। तो सीएजी पता किस चीज की शपथ लेता है? सीएजी संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है, संविधान के प्रति ईमानदारी की शपथ लेता है भारत का जो सीएजी होता है। तो आप इतना याद करके रखेंगे। क्या याद किया इसमें आपने? सीएजी की नियुक्ति कौन करी? राष्ट्रपति करी। और एक चीज आपको बता दे रहा हूं, सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है वारंट जारी करके। क्या जारी करके भैया? वारंट, यानी अधिपत्र जारी करके। भारत में बहुत कम ऐसे केंद्र सरकार के पदाधिकारी है, संघ सरकार के पदाधिकारी है, जिनकी नियुक्ति वारंट जारी यानी अधिपत्र जारी करके की जाती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति या राज्य के गवर्नरों की नियुक्ति, और साथ में सीएजी की नियुक्ति कैसे करती है? वारंट या अधिपत्र जारी करके भारत का राष्ट्रपति करता है। इसको भी आप याद करके रखेंगे। योग्यता क्या होती है? योग्यता के संबंध में भारत की संसद क्या है? मौन है, किसी विशेष योग्यता का उल्लेख नहीं है। इसको भी याद करेंगे। शपथ कौन दिलाता है इनको? राष्ट्रपति दिलाता है। और उनकी शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? 3 अनुसूची में है, अनुसूची 3 में है।
और अगर पूछे भारत का जो ये होता है सीएजी होता है, किस चीज की शपथ लेता है, तो आप बताएंगे संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। इसको भी आप याद करके रखेंगे। तो सीएजी के बारे में इतना आपने याद कर लिया। और क्या क्या याद करना है सीएजी के बारे में, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2-3 पॉइंट और सीएजी के बारे में याद करना है, ज्यादा बड़ा क्लास नहीं होगी, 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगी। सीएजी के बारे में और क्या याद करेंगे आप, तो मैंने आपको बोला ना सीएजी के किसी योग्यता का उल्लेख नहीं है। एक और चीज, अगला पॉइंट जो आपको बनेगा वो होगा सीएजी का कार्यकाल। सीएजी का कार्यकाल, सीएजी का कार्यकाल वैसे तो 6 वर्ष है, 6 वर्ष है, अधिकतम कितने वर्ष है, 6 वर्ष है। लेकिन अगर जैसे किसी व्यक्ति की सीएजी के रूप में नियुक्ति हुई और उसकी उम्र इस समय 62 साल है, तो उसकी उम्र कितनी साल है, इस समय 62 साल है, तो उसका अधिकतम कार्यकाल कितने साल हो सकता है, सिर्फ 3 साल हो सकता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो सीएजी के रूप में नियुक्त होगा वो अपनी उम्र के 65 वर्ष तक, 65 वर्ष तक ही अपने पद पर बने रह सकता है। यह सीएजी के बारे में याद करेंगे। तो कैसे कार्यकाल याद करेंगे, या तो सीएजी का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होगा, या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले आ जाए तब तक सीएजी का कार्यकाल होता है। इसको भी याद करेंगे। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट याद करके रखेंगे, सीएजी अपना पद छोड़ने के बाद, जब सीएजी का कार्यकाल समाप्त हो जाए, एक बार सीएजी ने अपना कार्यकाल समाप्त कर लिया, तो उसके बाद कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। भारतीय संघ में कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है सीएजी। सीएजी भारतीय संघ का ऐसा पदाधिकारी है जो अपना कार्यकाल एक बार समाप्त कर ले, पूरा कर ले, उसके बाद ये कोई लाभ का पद धारण नहीं कर पाएगा, नहीं करता है। इसको भी याद करेंगे, नहीं करता है। और कहां नहीं करता, ना तो भारतीय संघ में कोई लाभ का पद धारण कर सकता है, और ना ही किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर सकता है। इसको भी आप याद करके रखेंगे, इतना ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगर पूछे सीएजी का वेतन और भत्ते, वेतन एवं भत्ता कितना है, वेतन कितना है, तो सीएजी के वेतन का निर्धारण कौन करता है, संसद निर्धारित करती है। ये पॉइंट आप याद करके रखेंगे। सीएजी के वेतन का निर्धारण कौन करता है, संसद निर्धारित करती है। इसको भी याद करेंगे। और क्या करेंगे, अगर कभी पेपर में पूछे कि सीएजी के वेतन का अधिभार यानी भार किस पे पड़ता है, तो सीएजी के वेतन का अधिभार यानी भार पड़ता है भारत की संचित निधि पर। इसको भी आप याद करके रखेंगे। भारत की संचित निधि पर, यानी जो सीएजी को वेतन दिया जाता है, जिसके वेतन का निर्धारण भारत की संसद करती है, उसको वेतन कहां से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। यह भी आप याद करके याद करेंगे, इसको भी याद करेंगे। और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बनेगा सीएजी के बारे में, जो जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है सीएजी के बारे में, अभी मैं आपको सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ा रहा हूं, सिर्फ आर्टिकल 148, जो सीएजी के बारे में पहला अनुच्छेद है। और क्या है, पद से हटाने की प्रक्रिया कैसी है, सीएजी को पद से हटाया कैसे जा सकता है, पद से हटाने की प्रक्रिया। यदि सीएजी संविधान का उल्लंघन कर रहा है, या सीएजी अपने पद का पालन करने में असमर्थ है, तो ऐसी परिस्थितियों में सीएजी को पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान ही है सीएजी को पद से हटाने की प्रक्रिया। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे पद से हटाया जा सकता है, आपको पता होगा ना, संसद के 2/3 सदस्य महाभियोग ला करके या प्रस्ताव ला करके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटा सकते हैं। बिल्कुल सेम तरह से सीएजी को भी पद से हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान ही इनको पद से हटाने की प्रक्रिया है। इसको भी आप याद करके रखेंगे। ठीक है, इतना पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गया होगा, तो अब अगले आर्टिकल पे चलते हैं, सीएजी के संबंध में जो अगला आर्टिकल है। देखो ध्यान से भैया, अब तो मैंने यहां तक सीएजी के बारे में बात कर ली। अब क्या बात करना है, अगला जो अनुच्छेद मिलेगा वो अनुच्छेद है आपका, कौन सा अनुच्छेद भैया, अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149 में किस चीज का उल्लेख है, इसको जरा ध्यान से लिखेंगे तो आप याद करेंगे। अनुच्छेद 149 में भी और 150 में भी और अनुच्छेद 151 में भी, इन तीनों अनुच्छेदों में सीएजी के कार्यों का उल्लेख है, लेकिन अलग अलग कार्य है, इसका उल्लेख अलग अलग अनुच्छेदों में। तो ध्यान से सुनेंगे, अनुच्छेद 149 में क्या है, इसमें सीएजी यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के कार्यों का उल्लेख है। सीएजी के कार्यों का उल्लेख है, इसको आप याद करके रखेंगे इस अनुच्छेद को।
कौन सा अनुच्छेद है ये भैया? अनुच्छेद 149 क्या बताता है? अनुच्छेद 149 में सीएजी के कार्यों का उल्लेख है, इसको भी आप याद करके रखेंगे। और क्या क्या महत्वपूर्ण याद करना है, क्या महत्वपूर्ण याद करना है, ध्यान सुनेंगे। सन 1950 से लेकर के 1976 तक, सन 1950 से लेकर के 1976 तक सीएजी दो काम करता था, अकाउंटिंग का काम भी करता था और ऑडिटिंग का भी काम करता था। 1950 से लेकर के 1976 तक। अब आपने पढ़ा ना अनुच्छेद 149 में किस चीज का उल्लेख है? अनुच्छेद 149 में सीएजी के कार्यों का उल्लेख है, बेसिक सा पॉइंट है। कौन कौन सा कार्य करता है? तो सीएजी दो कार्य करता था पहले, एक अकाउंटिंग का कार्य करता था और एक ऑडिटिंग का काम करता था। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? लेखांकन करना, लेखों को लिखना, खातों की जांच पड़ताल करना। और ऑडिटिंग का काम होता है जांच पड़ताल करना, लेखा परीक्षण करना, लेखा परीक्षण करना। ध्यान से सुनेंगे। जब भारत में पहली बार सन 1950 में सीएजी का पद आया तो 1950 से लेकर के 1976 तक सीएजी दो कार्य करता था। भारतीय संघ के समस्त पदाधिकारियों के खातों का लेखांकन करता था, साथ में उनके खातों का लेखा परीक्षण भी करता था, लेखा परीक्षण का भी काम करता था। यानी पहले सीएजी के दो काम हुआ करते थे। कौन से दो काम? एक तो अकाउंटिंग करने का काम और दूसरा ऑडिटिंग करने का काम। फिर 1976 में पता क्या किया गया? इंदिरा गांधी जी के समय में सीएजी के कार्य में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। इंदिरा गांधी जी ने जब वो 44वां और 42वां संविधान संशोधन कराया, उसके तहत सीएजी के कार्य में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया और सीएजी से ये लेखांकन वाला कार्य छीन लिया गया। वर्तमान में सीएजी अकाउंटिंग का काम, लेखांकन का काम नहीं करता। अब सीएजी क्या काम करता है? सिर्फ ऑडिटिंग का काम करता है। तो 1976 से अब तक, 1976 से अब तक सीएजी क्या काम करता है भैया? भारतीय संघ के समस्त पदाधिकारियों के खातों का ऑडिटिंग करता है, लेखा परीक्षण करता है। लेकिन 1976 तक वो समस्त पदाधिकारियों के खातों का लेखांकन भी करता है। इसको भी आप याद करके रखेंगे। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? तब यहां से एक प्रश्न बनेगा, क्या प्रश्न बनेगा? इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि 1976 के बाद क्या किया गया कि सीएजी से अकाउंटिंग का कार्य ले लिया गया। अकाउंटिंग कार्य नहीं करेगा सीएजी, सिर्फ ऑडिटिंग का काम करेगा। तो ये अकाउंटिंग वाला काम कौन करेगा? तो 1976 के बाद ही सीएजी के समान एक और पद अस्तित्व में आया जिसको बोलते हैं सीजीए। क्या बोलते हैं? सीजीए। इसको बोलते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। तो जो सीएजी और सीजीए होता है ना, सीएजी भैया अब ऑडिटिंग का काम करता है और जो सीजीए है ये अब अकाउंटिंग का काम करता है। और सीजीए ने अकाउंटिंग का काम कब से संभाल लिया? 1976 से। तब से संभाल लिया जब से सीएजी से ये ऑडिटिंग का कार्य खाली दिया गया और अकाउंटिंग का काम उससे ले लिया गया। तो इसका सिर्फ एक काम है अब सीएजी का, वो है ऑडिटिंग, और सीजीए का काम क्या है? अकाउंटिंग करना। इसको भी आप याद करके रखेंगे। ठीक है। अगला आर्टिकल जो इस टॉपिक को याद करके रखेंगे वो ये सब काम, इन सब कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में भैया? अनुच्छेद 149 में। इसको याद करके रखेंगे। अगला आर्टिकल जो सीएजी के बारे में बताता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में, अगला जो अनुच्छेद बनेगा भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद है 150। कौन सा अनुच्छेद है? ये सेकंड लास्ट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 150 में किस बात का उल्लेख है? इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो अनुच्छेद 150 में भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यों का उल्लेख है, लेकिन एग्जैक्टली लिखा क्या गया है? तो अनुच्छेद 150 में लेखा के प्रारूप का उल्लेख है। लेखा के प्रारूप का उल्लेख है। लेखा के प्रारूप का उल्लेख है। किसके लेखा के प्रारूप का उल्लेख है? तो संघ सरकार के और राज्य सरकार के, दोनों के लेखा के प्रारूप का उल्लेख अगर पूछे तो किस अनुच्छेद में है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 150 में है। इसको भी आप याद करके रखेंगे। ठीक है। इतना पॉइंट याद क्लियर हो गया। और आज का जो आखिरी अनुच्छेद है, जो सीएजी के बारे में आखिरी अनुच्छेद बनता है, वो है अनुच्छेद 151। अनुच्छेद 151 में भी क्या है? अनुच्छेद 151 में भी सीएजी के कार्यों का उल्लेख है।
अब सीएजी क्या करता है, भारतीय संघ के यानी मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के खातों की जांच करता है। क्या करता है भैया, जांच करता है, मतलब उनका लेखा परीक्षण करता है, ऑडिटिंग करता है। लेखा परीक्षण करने के बाद वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है भैया, राष्ट्रपति को देता है। तो अनुच्छेद 151 के अंतर्गत सीएजी द्वारा क्या किया जाता है भैया, सीएजी द्वारा रिपोर्ट, जब उसने खातों का लेखा परीक्षण किया, ऑडिटिंग करा, तो उसकी एक रिपोर्ट बनाई, अनुच्छेद 149 के अंतर्गत रिपोर्ट बनाई, और अनुच्छेद 150 के अंतर्गत वो रिपोर्ट किसको देगा, वो सीएजी। तो अनुच्छेद 151 के अंतर्गत सीएजी द्वारा रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रदान किया जाएगा, राष्ट्रपति को प्रदान किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। यह सरल पॉइंट है, राष्ट्रपति को प्रदान किया जाएगा। इसको भी आप याद करके रखेंगे। मतलब भैया 149 के अंतर्गत, सॉरी 150 के अंतर्गत लेखा का प्रारूप है, 149 में उसके लेखा परीक्षण का कार्य है, 149 में लेखा परीक्षण का कार्य और लेखा का प्रारूप। जब वो लेखा का प्रारूप बना लेगा तो लेखा का प्रारूप किसके पास रखेगा, राष्ट्रपति को प्रदान करेगा। वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रदान करेगा और राष्ट्रपति उसको कहां प्रस्तुत करेगा, तो राष्ट्रपति उसको संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगा, यानी संसद में प्रस्तुत करेगा राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को, जिस रिपोर्ट को किसने बनाया है भैया, सीएजी ने बनाया है। संसद में प्रस्तुत करेगा, कौन करेगा भैया, राष्ट्रपति करेगा, बाई प्रेसिडेंट। बाई प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट कहां प्रस्तुत की जाएगी, तो संसद में प्रस्तुत की जाएगी। अब जब वो रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत कर दी जाएगी, मतलब क्या किया, सीएजी ने ऑडिटिंग का काम किया अनुच्छेद 149 के अंतर्गत, उसके बाद अनुच्छेद 150 के अंतर्गत अपने ऑडिट किए गए कार्यों का प्रारूप बनाया, और वो प्रारूप अर्थात रिपोर्ट अनुच्छेद 151 के अंतर्गत कहां से प्रस्तुत कर दी, राष्ट्रपति को दे दी, और राष्ट्रपति कहां प्रस्तुत करेगा, उसको संसद में प्रस्तुत करेगा। इतना अगर पॉइंट आपको याद हो गया होगा तो एक बेसिक सा पॉइंट आप याद करेंगे। यह सबसे बेहतरीन पॉइंट है मेरे ख्याल से सीएजी के बारे में। जब राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट दे देगा वो सीएजी, तो राष्ट्रपति कहां प्रस्तुत करेगा वो रिपोर्ट, संसद में प्रस्तुत करेगा। कहां प्रस्तुत करेगा भैया, संसद में प्रस्तुत करेगा। अब आपको पता होगा संसद की बहुत सारी वित्तीय समितियां होती हैं और उसमें से एक होता है पीएसी। तो आपको पता होगा संसद की एक जो वित्तीय समिति है जिसको हम बोलते हैं क्या, पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। क्या बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसको हम बोलते हैं, इसको भी आप याद करेंगे। पब्लिक अकाउंट कमेटी मतलब लोक लेखा समिति, पॉइंट याद करेंगे, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति एक भारतीय संसद की वित्तीय समिति है। जब राष्ट्रपति सीएजी की रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करेगा तो संसद में वो किसके पास प्रस्तुत करेगा, तो संसद की एक समिति के पास प्रस्तुत करेगा, और उस समिति का नाम क्या है, पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। इस लोक लेखा समिति में आपको पता होगा ना 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, और मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो भैया संसद की एक वित्तीय समिति है पीएसी यानी लोक लेखा समिति, जिसमें 22 मेंबर होते हैं। सीएजी की रिपोर्ट को, किसकी रिपोर्ट को, सीएजी की रिपोर्ट को राष्ट्रपति जब संसद में प्रस्तुत करेगा ना, तो संसद में किस समिति के पास प्रस्तुत करेगा, संसद में लोक लेखा समिति के पास प्रस्तुत करेगा। यही जो 22 सदस्यीय समिति होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लोक लेखा समिति, इन्हीं के पास राष्ट्रपति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। बाद में ही लोक लेखा समिति उस रिपोर्ट पर काम करना प्रारंभ करेगी। तो ये भी पॉइंट आप याद करके रखेंगे। तो लोक लेखा समिति में कितने मेंबर होते हैं, 22 मेंबर होते हैं। तो अमूमन क्या होता है, पीएसी यानी लोक लेखा समिति और सीएजी में, किसमें गया, सीएजी में यानी भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में, और लोक लेखा समिति में पीएसी में बड़ा मधुर संबंध होता है, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट पहले राष्ट्रपति के पास जाएगी, राष्ट्रपति संसद में प्रस्तुत करेगा, और संसद में कहां प्रस्तुत करेगा, पीएसी के पास प्रस्तुत करेगा। तो पीएसी उसकी रिपोर्ट की जांच पड़ताल करेगा सबसे आखिरी में। तो पीएसी और सीएजी के बीच में बड़ा मधुर संबंध होता है। ये भी पॉइंट आप याद करके रखेंगे। 2-3 पॉइंट और याद करना है जिसको मैं आपको बता दे रहा हूं। जो भारत का सीएजी होता है, कौन होता है भैया, भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, यानी जो सीएजी होता है, सीएजी को ये पॉइंट याद करना है आपको, सीएजी को सार्वजनिक धन का, सार्वजनिक धन का
संरक्षक कहा जाता है, ये भी पॉइंट याद करेंगे। सीएजी को मतलब नियंत्रक एवं मालिक का परीक्षक को भारत में सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है, इसको भी याद करके रखेंगे। और क्या कहा जाता है सीएजी को? सीएजी को ही, किसको भैया? सीएजी को ही, सीएजी को ही पीएसी का मतलब लोक लेखा समिति का मित्र मार्गदर्शक, मित्र मार्गदर्शक एवं गाइड भी कहा जाता है, इसको भी याद करके रखेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ना कि सीएजी और पीएसी के बीच में बड़ा, पीएसी और सीएजी के बीच में बड़ा मधुर संबंध होता है, इसीलिए सीएजी को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है, प्लस सीएजी को ही पीएसी यानी लोक लेखा समिति का मित्र मार्गदर्शक और गाइड भी कहा जाता है, यानी फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड भी कहा जाता है। और मेन पॉइंट क्या करना है, जो सीएजी होता है ना, जो सीएजी का पद होता है, यह भारत सरकार का सबसे बड़ा लेखा परीक्षण का पद होता है, सबसे बड़ा लेखाधिकारी। सीएजी भारतीय संघ का सबसे बड़ा लेखा अधिकारी होता है, इसको भी आप याद करके रखेंगे। बस आज की क्लास इतने थी। एक्चुअली मैं पॉलिटी की क्लास आपको पढ़ा रहा था, पॉलिटी की क्लास से थोड़ा सा हट के इसको करंट अफेयर्स में पढ़ा दिया, करंट अफेयर्स का ही टॉपिक है ये, इसको पढ़ा दिया, इसको पूरा सीएजी का टॉपिक ही खत्म कर दिया। आप सबका इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करने की घोषणा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।